आज हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि वेगनर महोदय ने प्रतिपादित किया था, को डिस्कस किया था। उस सिद्धांत में कई विशेषताएं हैं और वह बहुत हद तक एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है, लेकिन उस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वेगनर महोदय अपने तर्कों को पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाए। उनका डेटा कलेक्शन या अपने सिद्धांत को साबित करने के मामले में वह कमज़ोर रहे। इसके पहले भी कई सिद्धांत आए थे जिन सिद्धांतों में कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट करने की बात हुई थी, जिसमें हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन का हॉट स्पॉट थ्योरी इत्यादि है। लेकिन प्रत्येक सिद्धांत की कुछ खासियत रही, लेकिन कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं था। इस परिपूर्णता की कमी को दूर करने के लिए या इसे एक परिपूर्ण सिद्धांत बनाने के लिए विभिन्न विद्वान 1960 के दशक में लगातार डेटा कलेक्ट कर रहे थे तथा एक यूनिफाइड सिद्धांत प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जिसमें कमियां कम हो तथा डेटा के आधार पर वह साबित भी हो सके। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने महासागरों के फ्लोर के स्प्रेड होने की बात कही थी। इस सिद्धांत में उन्होंने आर्थर होम्स के कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी को भी बेस की तरह लिया था और यह बताया था कि तब मैग्मा के ऊपर उठने से कन्वेक्शनल करेंट्स बनते हैं, जो कि महासागर के फ्लोर को फैलाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक करते हैं या एक दूसरे से दूर करते हैं, और इस प्रकार समुद्र के तल में वृद्धि होती है या समुद्र के तल में कमी होती है। इसी तरह डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने अपने हॉट स्पॉट थ्योरी में यह बताया कि चूंकि क्रस्ट या लिथोस्फेयर और उसके नीचे स्टेनोस्फेयर दोनों अपनी जगह पर फिक्स नहीं हैं, बल्कि गतिमान है। क्रस्ट स्टेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है और इस तरह से जो मैग्मा चैम्बर स्टेनोस्फेयर में है, वह कुछ अंतराल के बाद लिथोस्फेयर वहाँ से अलग हो जाता है और जो पहले एक्टिव वॉल्केनो था वह डोरमेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के रूप में बदल जाता है और सीरीज में इस तरह के आइलैंड्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स या वॉल्केनोज बनते जाते हैं। 1960 के दशक में विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें D.P. मैकेंजी तथा R.L. पार्कर 1967 में सबसे पहले इस सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने इसको फॉर्मल आकार दिया, लेकिन डेटा की कमी के कारण यह पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। 1968 में ली पिकॉन, B. आइजैक, J. ओलिवर, L.R. स्पाइक तथा अन्य कई विद्वानों ने इस सिद्धांत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार किया और डेटा कलेक्ट करके उसे साबित करने की कोशिश की। अब इस सिद्धांत में है क्या? बेसिकली प्लेट शब्द जो है वह सबसे पहले टूजो विल्सन ने इसे क्वाइन किया था और प्लेट लिथोस्फेयर का टूटा हुआ भाग है। लिथोस्फेयर पूरे पृथ्वी पर
एक नहीं है बल्कि कई टुकड़ों में विभाजित है। कुछ टुकड़े बड़े हैं, कुछ टुकड़े छोटे हैं। बेसिकली यह एक रिजिड ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर है। टेक्टोनिक शब्द ग्रीक शब्द से बना है, टेक्टोन शब्द से, और टेक्टोन का मतलब होता है साउंडिंग स्टडी ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो इस तरह से प्लेट और टेक्टोनिक शब्द के मिश्रण से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की शुरुआत हुई, और इस सिद्धांत में यह माना गया कि लिथोस्फीयर जिसकी डेंसिटी या जिसका घनत्व कम है 2.9 के आसपास, तथा इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर 5 से 100 किलोमीटर तक ओशन में तथा 200 किलोमीटर तक महादेशों में, पहाड़ों के नीचे या विशाल पर्वतों के नीचे। यह लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे दुर्बलता मंडल है जिसका घनत्व 3.4 है, यानी लिथोस्फीयर से अधिक घनत्व है, और यह सॉलिड स्टेट में नहीं है बल्कि पिघली हुई अवस्था में है। यहाँ चट्टानें पिघली हुई है, आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक स्टेट में है। इसकी मोटाई 300 किलोमीटर है। तो टोटल मोटाई हो गई लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर मिला के 400 किलोमीटर। लिथोस्फीयर जो ऊपर का भाग है वह हल्के पदार्थों से बना हुआ है, सॉलिड है, जो कि स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल जो कि प्लास्टिक स्टेट में है के ऊपर तैर रहा है। इसके तैरने की गति फिक्स नहीं है, तैरने की दिशा भी फिक्स नहीं है। अलग अलग प्लेट अलग अलग दिशा में अलग अलग गति से मूव करते हैं, और इसके कारण प्लेट्स आपस में कई बार टकराते हैं, कई बार ये आसपास से होकर के अगल बगल से गुजरते हैं, कई बार ये एक दूसरे से दूर होते हैं। प्लेट के विशेषताओं के आधार पर प्लेट को विद्वानों ने दो भागों में बांटा, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट। अलग अलग विद्वानों ने प्लेट्स की संख्या अलग अलग बताई है। डीड्स एंड होल्डन ने मेजर प्लेट की संख्या 10 बताई है। WJ मॉर्गन ने प्लेट्स की संख्या 20 बताई है, और ली पिकॉन के अनुसार मेजर प्लेट की संख्या 6 है। हम लोग मुख्यतः कुछ मेजर प्लेट्स की बात करने जा रहे हैं, कुछ माइनर प्लेट्स की बात करने जा रहे हैं। मेजर प्लेट में अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत या पैसिफिक प्लेट है तथा एंटार्कटिक प्लेट है। इसमें सबसे विशालकाय प्लेट पैसिफिक प्लेट है, जो कि अधिकांशतः ओशनिक प्लेट है। यूरेशियन प्लेट अधिकांशतः कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कुछ छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं जिन्हें माइनर प्लेट्स का नाम दिया गया है, जिसमें नाजका प्लेट है, स्कोटिया प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, जुआन डी फूको प्लेट है तथा कैरोलाइन प्लेट है।